हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। महक सुबह से ही आई राज के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। भले ही चिराग उसके साथ डांस नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ पर दो कोरियोग्राफर थे। एक चिराग था और दूसरा उसका असिस्टेंट विनोद खरा था। चिराग महक को देखते हुए बोला, लगता है कि तुम सच में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। महक चिराग की तरफ देखते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है टीचर, मुझे जरा सा थकावट महसूस हो रहा है। चिराग राज को घूरते हुए बोला, तुम अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, मुझे महक से बात करनी। राज चिराग की बात पर अपना सिर हिलाता है और अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। महक आकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पानी पीने लगती है। चिराग व्हील चेयर पर बैठा महक को देखते हुए बोला, तुम थकी हुई हो, क्या हुआ है तुम्हें? महक पानी पीने के बाद गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं, मुझे ऐसी थकावट कभी महसूस नहीं होती। लेकिन इस बार चिराग महक की बात को बीच में काट कर बोला, महक, ये कंपटीशन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इसे जीत जाती हो तो तुम एक बड़ा मुकाम तय कर सकती हो। महक चिराग की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं अपना 100% दूंगी टीचर। चिराग महक के सर को थपथपा कर बोला, वेरी गुड। महक चिराग के हाथ को अपने सर से हल्का सा हटा कर बोली, मुझे अजीब लगता है। इतना कहकर महक फिर से राज के साथ प्रैक्टिस में लग जाती है। चिराग जाती हुई महक को देखकर खुद से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए महक, तुम्हारे पति को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे तुम्हारे साथ डांस करने लायक नहीं छोड़ा ना मैं उसे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचते हुए चिराग मजबूती से अपनी मुट्ठी कस लेता है और महक को देखने लगता है। इधर मित्तल मेंशन में मीरा किचन में नाश्ता बना रही थी कि वहाँ पर नित्या आकर बोली, भाभी। मीरा पलटकर नित्या की तरफ देखती है और मुस्कुराकर उसकी तरफ ग्लास बढ़ाकर कहती है, मैंने बादाम और दूध का शेक बनाया है, पी लो। आपका एग्ज़ाम आने वाला है ना, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। नित्या मीरा की बात पर बोली, भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मीरा पराठा बनाते हुए अपना सर हिलाकर बोली, जल्दी पूछो, फिर मुझे इंस्टीट्यूट भी निकलना है। नित्या मीरा के हाथ के पकड़ लेती है तो मीरा कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगती है। नित्या मीरा को देखते हुए बोली, भाभी, भाई को कभी मत छोड़ना प्लीज़। मीरा नित्या के अचानक बात पर हैरान होकर बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं भला आपके भाई को क्यों छोड़ने लगी? नित्या मीरा की बात पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करके बोली, मुझे सब पता है सुधांशु और आपके बारे में, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि कभी कभी आपसे मुझे जलन हो रही है कि आप सुधांशु के इतने करीब थी। मीरा नित्या से अपना हाथ छुड़ा कर बोली, वो मेरा बीता हुआ कल था और ये मेरा आज है, जिसे मैं अपने कल के कारण बदलना नहीं चाहती। सुधांशु अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है और मैं भी बढ़ना चाहती हूँ। नित्या मीरा की बात पर बोली, मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूँ, लेकिन भाई की जान खतरे में है। नित्या की बात पर मीरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। इधर मित्तल मेंशन में नित्या की बात को सुनकर मीरा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। मीरा को हैरान होता हुआ देखकर नित्या अपना सर झुकाकर बोली, आई एम सो सॉरी भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपसे कहूँ। लेकिन क्या? मीरा ने हैरानी से पूछा, जिसके जवाब में नित्या अपनी आंखों में नमी लिए बोली, ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मॉम और डैड है। मीरा नित्या की बात पर हैरानी से बोली, आप कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नित्या ने जो कुछ भी पिछली रात इंद्र और रागिनी के कमरे में सुना था सब कुछ मीरा को बता देती है। पूरी बात सुनने के बाद मीरा अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं टेबल पर बैठ जाती है। नित्या मीरा को देखते हुए बोली, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में भाई को बताना चाहिए भाभी। हम ऐसा करेंगे फिर भी वो बिन सबूत के यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आपके पापा पर बहुत यकीन है। मीरा ने नित्या को जवाब दिया।
नित्या परेशान होकर बोली, तो हम क्या करें? मीरा नित्या को देखते हुए बोली, क्या आप अपने माँ और पापा के खिलाफ आवाज़ उठा पाओगी? नित्या बिना किसी भाव के बोली, जो गलत है वो गलत है और मैं गलत का साथ नहीं देती, इसलिए मुझे उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। मीरा अपना सिर हिलाकर बोली, मैं आपके भाई से बात करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें आपकी मम्मी पापा पर नज़र रखना होगा। नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं ये काम कर लूँगी। किस काम को करने की बात कह रही हो नित्या? रागिनी ने अंदर आते हुए कहा। अचानक रागिनी के आवाज़ को सुनकर नित्या और मीरा दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और मीरा बात को संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं चाची, नित्या मुझसे खाना बनाना सीखना चाहती है। रागिनी नित्या की तरफ देखती है तो नित्या जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मॉम, मैं भाभी से यही कह रही थी कि मुझे भी अपनी तरह अच्छा सा खाना बनाना सिखा दे। रागिनी अपना सिर हिलाकर जार में पानी लेकर किचन से बाहर चली जाती है। मीरा और नित्या एक दूसरे को देखते हुए गहरी सांस लेते हैं और मीरा नित्या को उसका शेक देकर फिर से नाश्ता बनाने में लग जाती है। इधर सिटी हॉस्पिटल चार्ली का इलाज करवाने के बाद अमृत, वैशाली और विप्लव सिटी हॉस्पिटल आ चुके थे। चार्ली गाड़ी में ही सो रहा था। अमृत रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए बोला, मिसेज वर्मा के साथ अपॉइंटमेंट था। रिसेप्शनिस्ट अमृत को देख हल्का मुस्कुरा कर बोली, मैं अभी उनका शेड्यूल चेक करके बताती हूँ ना सर। अमृत रिसेप्शनिस्ट की बात पर अपना सिर हिला देता है तो रिसेप्शनिस्ट शेड्यूल देखने के बाद कहती है, अभी वो क्लाइंट के साथ है, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, उसके बाद आपकी बारी है। विप्लव रिसेप्शनिस्ट के पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, आंटी, हम लोगों का अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका है। रिसेप्शनिस्ट विप्लव की बात पर बोली, सर मैंने कहा क्लाइंट के साथ मिसेज वर्मा बिजी है, जैसे वो फ्री होंगी मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप वेटिंग एरिया में जाकर वेट कीजिए। विप्लव इधर उधर देखते हुए बोला, मैं अभी मिसेज वर्मा से बात करके आता हूँ, तब तक आप यहीं पर बैठे रहो। इतना कहकर विप्लव जाने लगता है, जिस पर अमृत उसे पकड़ते हुए कहता है, मेरे बाप, रिसेप्शनिस्ट ने कहा मिसेज वर्मा बिजी है। विप्लव मुंह बनाकर बोला, इनका क्या है, डॉक्टर अगर खाती रहेगी तो भी बिजी ही कहेंगी। आप देख रहे हो वैशाली को, वो थक गई है। अमृत वैशाली की तरफ देखता है जो कि एक बच्चे को घूर रही थी। विप्लव अमृत का ध्यान कहीं और पाकर जल्दी से उसके हाथ से छूटकर मिसेज वर्मा के केबिन की तरफ भाग जाता है। अमृत निराशा से उसे जाता हुआ देखने के बाद वैशाली के पास आकर बोला, तुम्हें क्या हुआ है, तुम उस बच्चे को क्यों घूर रही हो? वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, हम बता दे रहे हैं, हम बच्चे का डायपर चेंज नहीं करेंगे। अमृत मुंह बनाकर बोला, तुम इस बात को सोच रही हो? वैशाली इरिटेट होकर बोली, अरे यार, हम गोली मार देंगे उस डॉक्टर को, कितना टाइम लगेगा और हम अपने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हैं। अमृत वैशाली को शांत कराते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं अभी रिसेप्शनिस्ट से बात करता हूँ, तुमको बहुत चूल मच रही है उस रिसेप्शनिस्ट से बात करने का। हम देख रहे हैं कितना टाइम हो गया, क्या बतिया रही हो उससे? वैशाली ने अपने दांत पीसकर कहा। अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, चलो हम सीधा मिसेज वर्मा के केबिन की तरफ चलते हैं। वैशाली घूरकर अमृत की तरफ देखती है और सीधा खड़ी होकर आगे की तरफ चली जाती है। अमृत उसे जाता हुआ देखने के बाद रिसेप्शन पर आकर बोला, मिसेज वर्मा का केबिन कहाँ पर है? रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर बोली, आगे से राइट। अमृत उसे कुछ कहता उससे पहले ही वैशाली आकर उस रिसेप्शनिस्ट से बोली, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है, लेकिन हमरे पति को देखकर मत मुस्कुराया करो, ठीक है? इतना कहकर वैशाली अमृत को खींचते हुए आगे की तरफ लिए जाती है।
रिसेप्शनिस्ट हैरान भरी नज़रों से जाते हुए उन दोनों को देखते रह जाती हैं। वहीं अमृत वैशाली को देखते हुए कहता है, ये क्या बेहुदा हरकत है। वैशाली, उसका काम है अच्छे से अपने क्लाइंट को अटेंड करना और तुमने उसे ही सुना दिया। वैशाली अमृत की बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर में दोनों मिसेज वर्मा के केबिन में पहुंचते हैं और वैशाली को मिसेज वर्मा लेकर अल्ट्रासाउंड रूम में चली जाती है। इधर विप्लो उड़ते हुए 3rd फ्लोर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसे अभी तक मिसेज वर्मा का केबिन नहीं मिला था। विप्लो टेरेस पर पहुंचता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, क्या मिसेज वर्मा आसमान में रहती हैं? मैंने पूरे अस्पताल को छान मारा, मुझे उनका केबिन कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। इतना सोचते हुए विप्लो इधर उधर देखने लगता है कि उसकी नज़र रेलिंग से लगकर खड़ी एक लड़की पर जाती है। विप्लो उस लड़की को देखते हुए खुद से बोला, क्या ये अकेले में सुसाइड करने वाली है या फिर मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। इतना सोचते हुए विप्लो उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। विप्लो उस लड़की के पास उसके कंधे पर हल्का सा थपथपा कर बोला, एक्सक्यूज़ मी। वो लड़की पलट कर विप्लो की तरफ देखते हुए बोली, कौन है यार? विप्लो उस लड़की के चेहरे को देखकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉबी हैरानी से विप्लो को देखते हुए बोली, ये सवाल मैं भी तुमसे कर सकती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विप्लो मुंह बनाकर बोला, मुझे पता होता कि तुम जैसी राक्षसी यहाँ पर है तो मैं यहाँ आता भी नहीं। इतना कहकर विप्लो वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से बॉबी उसे धक्का देते हुए कहती है, तो कदम पीछे लेकर निकलो ना यहाँ से, राक्षस कहीं के। विप्लो पलटकर बॉबी को घूरते हुए बोला, तुमने राक्षस किसे कहा? चुड़ैल औरत। मैंने तुम्हें कहा है चुड़ैल आदमी, बॉबी ने पलटकर कहा। विप्लो बॉबी को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, तुम चूहिया। बॉबी बोली तुम भी चूहे ही हो। विप्लो बॉबी के बाल को पकड़कर बोला, तुम पूतना की मौसेरी बहन, मेरे बाल को पकड़ रहे हो, कंस के भांजी। बॉबी ने विप्लो के बाल को पकड़कर कहा। विप्लो बॉबी को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, मेरे बाल छोड़ दो, तुम पहले मेरे बाल छोड़े। बॉबी ने अकड़ कर कहा, जिस पर विप्लो अपनी पकड़ उसके बाल पर मजबूत करते हुए बोला, मैं पहले कदम पीछे नहीं लेता तो मैं भी क्यों पीछे लूँ अपने कदम? तुमने मेरे बाल पहले पकड़े, तुम अपने कदम पहले पीछे लो। बॉबी ने भी गुस्से में कहा। विप्लो बॉबी को घूरते हुए बोला, अल्ट्रा लेवल की गंदी लड़की, मेरे बाल छोड़ो। तुम अल्ट्रा लेवल के गधे बेवकूफ़ आदमी, तुम पहले मेरे बाल छोड़ो। बॉबी ने गुस्से में कहा। विप्लो रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, तुमने कितनी ज़ोर से पकड़ा है मेरे बाल को, तो क्या तुमने मेरे बाल को धीरे पकड़ा है? बॉबी ने विप्लो को घूरते हुए कहा। विप्लो गहरी सांस लेकर बोला, साथ में छोड़ते हैं। बॉबी अपना सिर हिलाकर बोली, एक। विप्लो बोला 2, बॉबी बोली 3, फिर दोनों साथ में एक दूसरे के बाल छोड़ देते। बॉबी अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, अगर मेरा एक बाल टूटता ना तो मैं तुम्हारा पूरा सिर मुंडवा देती। विप्लो भी अपने बालों को ठीक करते हुए बोला, सेम पिच। बॉबी विप्लो को लात मार कर बोली, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दारू के भट्ठे से निकले हुए आधे जल के कोयले। विप्लो अपने बम्पर को सहलाते हुए बोला, कितने दुष्ट हो तुम, देखना तुम्हारा पति पेट्रोल के आंसू रोएगा। व्हाट टीयर्स पेट्रोल, क्या बकवास कर रहे हो? बोनी ने कन्फ्यूजन में कहा। जिस पर विप्लो बॉबी को घूरते हुए बोला, थैंक गॉड मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, बॉयफ्रेंड भी नहीं हूँ। वही मेरे लिए शुक्रगुजार है, क्योंकि तुम्हारा जो पति होगा वो पेट्रोल के आंसू रोएगा और उसी पेट्रोल में खुद को जलाकर मार जाएगा। तुम्हारे अत्याचार से तंग आकर बॉबी विप्लो की अकड़ कर बोली, तुम जैसा बेवकूफ़ अगर मेरा पति होता तो मैं खुद सुसाइड कर लेती। और जहाँ तक बात है पेट्रोल के आंसू रोने की, तो पेट्रोल इतना सस्ता नहीं आया कि मैं तुम्हें रोज़ रुलाती और उस पेट्रोल को अपनी स्कूटी में डालकर रोज़ कॉलेज जाती।
विप्लव बॉबी को खुद से दूर करते हुए बोला, तुम जैसी औरत मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, मेरे घर के लोग रोक लेंगे। बॉबी अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे भी सपने नहीं आया तुम जैसे बकवास इंसान के साथ जिंदगी बिताने का। विप्लव मुंह बनाकर बोला, चल झूठी, रात को मेरे सपने देखती है और यहाँ पर फेंक रही है। बॉबी अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुमने खुद को देखा है? विप्लव एटीट्यूड में बोला, कई बार देखा है, 1000 बार देखा है, और तुम अभी भी मुझे देख रही हो। बॉबी विप्लव से कुछ और कहती उससे पहले ही पीछे से आवाज़ आती है, भाव्या। बॉबी पलटकर पीछे देखती है जहाँ पर उसके पापा खड़े हुए थे। बॉबी अपने पापा के पास जाकर बोली, पापा। श्री जगताप रावत बॉबी के हाथ को पकड़कर बोले, आपके दादाजी का डिस्चार्ज हो गया है, चलिए हम चलते हैं। बॉबी अपना सिर हिलाती है और एक नज़र विप्लव को घूरने के बाद अपने पिता के साथ टेरिस से नीचे की तरफ चली जाती है। विप्लव जाते हुए जगताप जी को देखते हुए खुद से बोला, आप ही शक्ल से खड़ूस दिखता है तो औलाद कहाँ से हंसमुख पैदा होगी। भगवान ऐसे रावण जैसा ससुर मुझे मत देना। मुझे तो एक फ्रेंडली, क्यूट और बच्चे जैसा ससुर चाहिए जिसे मैं समझाऊं और हम दोनों साथ में बदमाशी करें। हाय मेरे सपने। इतना सोचते हुए विप्लव खुद भी टेरेस से नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।